हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड लेक्चर है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है वो खत्म कर देंगे इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग। ओके, एक या फिर दो लेक्चर होगा, ठीक है। या तो एक लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा या फिर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मतलब 1.5 लेक्चर मान लो, है ना। छोटा सा लेक्चर होगा, दूसरा लेक्चर होगा, तो उसके अंदर वो खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म। चलो, एपीकल्चर की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बात किसकी करेंगे अपन? एपीकल्चर की बात करेंगे, है ना। और ये बायोलॉजी का लेक्चर है, बायोलॉजी का लेक्चर, ये भी बताना पड़ रहा है ना। मेरे पास मैंने देखा एक कमेंट आया कि हाँ ये बायोलॉजी का लेक्चर क्या। भाई साहब, चैप्टर का नाम भी लिख रखा है ना ऊपर, कोई नहीं। एपीकल्चर की बात करेंगे। क्या होता है एपीकल्चर? देखो, मधुमक्खी सब जानते हो, मधुमक्खी, हनी बी सब जानते हो। हनी बी को पालना, मधुमक्खी का पालन, ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ठीक है। और हनी बी को रियरिंग करना, ये सारी किसके अंदर आते हैं? इसी को बोलते हैं, एपीकल्चर को ही बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है मधुमक्खी को पालते क्यों है? तो इसलिए पालते हैं क्योंकि उससे प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपन को। जैसे गाय भैंस से दूध मिलता है अपन को, ठीक है, उसके पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर मधुमक्खियों से भी अपन को प्रोडक्ट मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है? हनी, ठीक है। यो हनी से ना जी, हनी शहद आपको मिलता है। और क्या मिलता है आपको? बी वैक्स मिल जाता है, प्रोपोलिस मिल जाता है। इनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो एपीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ हनी बी, ठीक है। हनी बी को पालेंगे, वही क्या है भाई? एपीकल्चर है, ठीक है। नॉट ए लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर। इसमें कोई भाई एपीकल्चर जो है ना, इसमें कोई ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती आपको कि भाई इसमें 10-15 आपको आदमी चाहिए तभी ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत स्मॉल स्केल पर आप बिजनेस कर सकते हो ये वाला, ठीक है। कैसे होता है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में ना। इसमें कोई ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, एक अकेला इंसान भी इसको काम कर सकता है। और बहुत ज्यादा एरिया की भी जरूरत नहीं होती। आप अपने छत पे, घरों की छत पर इसको लगा सकते हो। तो बहुत ही मतलब ऐसा लेबर वाला काम भी नहीं है, बहुत ज्यादा जगह भी नहीं रुकता, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता इसके अंदर, है ना। मतलब जो अपन डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे थे उसके कंपेयर में तो बहुत कम है इसका। डेयरी फार्म के अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि जो गाय भैंस है उनकी जो वो बहुत महंगी आती है ना, बहुत ही महंगी आती है। और फिर उनको मेंटेन करना भी बहुत खतरनाक काम होता है। उनके कंपेयर में तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट कम है उनके कंपेयर में, ठीक है। हनी बीज लिव इन बी हाइव्स। आप सबको पता है कि हनी बी कहाँ रहती है? बी हाइव्स में रहती है, ठीक है। जो इनके जो छाते हैं, जो छत्ते हैं, उनमें ये रहते हैं, ठीक। सबने देखे भी होंगे वो बी हाइव्स। हनी बी कौन सी है? एपिस इंडिका जो है ना, एपिस इंडिका, ये क्या है? कॉमन स्पीसीज है। किसकी? हनी बी की एक कॉमन स्पीसीज है। ये आपको पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। जितनी बातें बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी बातें, जितनी बातें बताई जा रही है उतनी याद रख लेना, इस चैप्टर के अंदर उतनी कुछ नहीं आएगा ना। तो जितनी बातें आएंगी उतनी मैं बता रहा हूँ। एपिस इंडिका जो है ना, एपिस इंडिका वो क्या है? कॉमन स्पीसीज है। किसकी? हनी बी की कॉमन स्पीसीज है। इतना ध्यान में रख लेना, ठीक। अब देखो ये कैसे चलता है, काम कैसे चलता है वो बताऊँ मैं आपको। ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसे लकड़ी के बॉक्स होते हैं, ठीक है। उन लकड़ी के बॉक्स में क्या रहता है? ऐसी एक छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, ऐसी प्लेट्स होती है ना, लंबी लंबी। उनमें ऐसे वायर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और उन्हीं पर क्या है, जो बी हाइव्स है, जो छाते हैं, वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। इन पूरे पर लगे होते हैं, ऐसे इन वायर्स पर पूरे पर लगे हुए हैं। बहुत ही मतलब कॉमन सा है। साइड में क्या है? ये वुडन की फ्रेम है, वुड की फ्रेम है, ठीक है। बीच में वायर्स लगे हुए हैं, चाहे वो आयरन के वायर हो, ऐसे वायर लगे हुए हैं, ठीक है। उन वायर्स पर क्या लटके हुए हैं? आपके जो बीहाइव्स हैं वो लटके हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गई? इन्हीं जो बीहाइव्स हैं, इनमें क्या रहती हैं? आपकी मधुमक्खियां जो है वो रहती हैं। इन्हीं बीहाइव्स में क्या रहती है? मधुमक्खियां रहती हैं। अब इस प्लेट को अपन उठाकर कहाँ डाल देंगे? इस प्लेट को अपन उठाकर किस में डाल देंगे? इस बॉक्स में डालने की जगह होती है, ऐसे मतलब उसमें ड्रोवर टाइप होता है, उसमें अपन डाल देंगे, ठीक है। और ये अंदर चला जाएगा। तो सारी जो मधुमक्खियां हैं वो इस बॉक्स के अंदर रहती हैं। ऐसे अपन बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग बहुत सारे बॉक्स लगा सकते हैं। और उसके बाद में देखो, जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही धूप पड़ेगी ना इस बॉक्स पर, जैसे ही धूप की किरणें पड़ेंगी इस बॉक्स पर, सनराइज पड़ेंगी, तो क्या होंगी? ये मधुमक्खियां, यहाँ पे नीचे एक आउटलेट होता है, नीचे आउटलेट होता है जिससे वो निकल सकती हैं, बाहर निकल सकते हैं ना। तो जैसे ही वो धूप पड़ेगी तो यहाँ से मधुमक्खियां जो है वो बाहर निकलेंगी, मधुमक्खियां जो है वो बाहर निकलेंगी। और बाहर निकल कर क्या है, वो जाएंगी जो भी मतलब फूलों पर जाकर बैठेंगे, अपने खाने का बंदोबस्त करेंगे, है ना। जो रस चूसने का काम है उनका, तो वो काम करने जाएंगी। वो यहाँ से निकलेंगी और वो बाहर चली जाएंगी, ठीक है। अपनी फील्ड में काम करने चल जाएंगी। फील्ड में काम क्या है उनका? भाई फूलों पर जाकर बैठना है, वहां से रस लेके आना है, चली गई। जैसे ही शाम होगी ना, जैसे ही शाम होगी वो वापस आकर इस बॉक्स के अंदर वापस आ जाएंगी, ठीक है।
ये प्रोसेस चलती है। अब वो तो उसका नहीं पता यार वो क्या रीज़न है कि इसी बॉक्स में क्यों आती हैं, क्योंकि उनका छाता इस बॉक्स में है तो इस वजह से आती होंगी। ये मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये ना कुछ टाइम पहले तक हमारे था ही है ना, एपीकल्चर हमारे था, लेकिन यार इतना कोई मतलब हमारे घर में सब वर्किंग है तो इतना ध्यान नहीं रख पाए इसका, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर फील्ड है हमारे, लेकिन जो वर्किंग है इस वजह से ना तो एग्रीकल्चर पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाते कि मतलब हाँ पूरे टाइम उसी पर ध्यान दे सकते हैं। सब वर्किंग है तो इस वजह से इस एग्रीकल्चर वाले पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाए। फिर यहाँ क्या है कि थोड़ा एरिया में इतना है नहीं, जो सरसों वाली फसल है उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि फूल बहुत सारे हैं तो उन पर तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब जो ये गर्मी वाली फसल आती है ना, जो बाजरा वाली फसल है, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके अंदर ये काम नहीं चल पाता ना, उसके अंदर फिर ये जो है वो मरने लग गई थी, तो फिर ये एपीकल्चर हमारा जो है थोड़ा सा खराब हो गया। बाकी ये एपीकल्चर था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि सुबह वो जाती थी मधुमक्खियाँ सारी, ठीक है। एक वो इतना काटती नहीं थी ना, इतनी एग्रेसिव नहीं थी जो मधुमक्खियाँ जो पालन में हमने यूज़ की थी, वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी, काट भी लेती थी तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाती थी वो, है ना। तो एक तो काटती नहीं थी इतनी आसानी से वो, ठीक है। अब आपको उसको पीछे ही पड़ जाओ, उसको मारने लगे तब वो काटती है। ऐसे टच हो गए, अब देखो नॉर्मल जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके टच हो जाओ वो काट लेंगी, ठीक है। टच होते, टच ना हो तो भी वो काट लेंगी, लेकिन वो मधुमक्खियाँ जो थी वो काटती नहीं थी, वो अपने काम से काम रखती थी। उनके बीच में जाके बैठ जाओ, उनके बीच में जाके बैठो, वो उड़ रही है उनके बीच में जाके बैठ जाओ, ठीक है। जब उनको निकालते हैं, ये जो इस बॉक्स में से ये प्लेट जब निकालते हैं ना, इसमें छाता लगा हुआ है, उस छाते में से वो निकल जाती है ना, कोई मतलब ऐसा परेशानी नहीं करती, हाँ। तो मतलब परेशान नहीं करती वो, और कभी कभी काट भी लेती है ना, कभी काट भी लेती हैं, तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता उनका। तो मतलब उनका इतना एग्रेसिव नहीं थी वो मधुमक्खियाँ। तो अलग अलग प्रकार की आती हैं, कुछ एग्रेसिव होती हैं जो बहुत काटती हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है भाई। सुबह वो जाती थी, शाम को वो वापस इसी बॉक्स में आ जाती थी। जब वो सुबह जाएं तो अपन क्या करते थे, ये बॉक्स जैसे वो बाहर निकल गई तो कोई था नहीं मधुमक्खी, तो क्या करेंगे, इस बॉक्स में से ये प्लेट निकाली और इसमें से शहद निकाल लिया, इसमें से क्या कर लिया, शहद निकाल लिया। एक दो मधुमक्खी बची हुई थी उनको भी साइड में कर दिया और फिर अपन ने शहद निकाल लिया, वापस इस बॉक्स के अंदर इसको रख दिया, वो वापस आएंगी इसी के अंदर रहने लग जाएंगी। ऐसे हनी जो है वो बनाती रहती हैं और फिर उस हनी को अपन क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, ठीक बात है। चलो, तो ये सारी प्रोसीजर होती है इसके अंदर, मैंने आपको बताई। अब ये क्या प्रोड्यूस क्या करती है, हनी, ये जो आपकी हनी भी जो है ना, मधुमक्खियां ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सबसे पहले तो हनी, सब जानते हो आप, शहद प्रोड्यूस करती हैं, और क्या, बी वैक्स, ठीक है, और प्रोपोलिश। इनकी बात कर लेते हैं। हनी जो है ना, इसमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्या है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसके अंदर, न्यूट्रिशन की मात्रा खतरनाक होती है इसके अंदर। ये तो आपने देखा ही होगा, टीवी के अंदर ऐड वगैरह आते हैं, इसमें हनी है, नेचुरल हनी है, ये वो है, ठीक है। तो जो नेचुरल हनी होता है ना, प्योर जो नेचुरल हनी, तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, और जो जिसमें केमिकल वगैरह ऐड होते हैं और भी होते हैं ना, जो मार्केट के अंदर अपन अलग से मिलते हैं, जो उनमें क्या है, वो थोड़े सस्ते होते हैं, जो नेचुरल से सस्ते होते हैं। रीज़न यही है कि वो नेचुरल है यार, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, ठीक है। नेचुरल की तो अलग बात है ना, प्योर फॉर्म में रहेगा तो उसकी तो अलग बात है, केमिकल्स मिला बनाओगे आप तो वो सस्ता पड़ जाएगा। तो उसमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है हनी के अंदर। यूज इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इंडिजिनस सिस्टम है मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है, मतलब देसी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जो आयुर्वेदिक दवाइयों का एड वगैरह आता है, या फिर आपने होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई देखी होंगी, और आपने सुना भी होगा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में कि शहद की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी को खांसी आ रही है, किसी को खांसी आ रही है तो उसमें करते हैं ना, शहद और जो अदरक है, ठीक है, वो मिलाकर और फिर वो दे देते हैं, तो उससे क्या खांसी ठीक हो जाती है। तो ऐसे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, ठीक है। तो इसको आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदिक जो इंडिजिनस सिस्टम है हमारा, जो देसी दवाइयाँ वो कौन सी अपने पास में, आयुर्वेद है, ठीक है। तो आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका काफी यूज लिया जाता है। बी वैक्स की बात करें, बी वैक्स किस में काम में लिया जाता है भाई, कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस में। जो कॉस्मेटिक्स आपकी जो क्रीम पाउडर है, फाउंडेशन है, आपका कंसीलर है, ठीक है, लिपस्टिक है, ठीक है, इनके अंदर इनको यूज में लिया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स होगी मतलब जब भी आपके लिपा पोती का जो भी सामान है उसके अंदर काम में लिया जाता है। पॉलिशेस, ठीक है, जो पॉलिश इंडस्ट्री है जहां पर जो पॉलिश वगैरह बनती हैं उनमें भी बी वैक्स को काम में लिया जाता है। प्रोपोलिश क्या होता है, यही जो बी वैक्स है ना, इसमें कुछ ऑयल्स और मिल जाए ना, ये जो बी वैक्स है इसमें कुछ ऑयल्स और मिल जाए, कुछ ऑयल्स और मिल जाए तो ये प्रोपोलिश बन जाता है। तो ये प्रोपोलिश के भी यूजेस हैं। चलो अब बात करेंगे अपन की इसकी बी फैमिली की बात करेंगे। बी फैमिली जो ये है ना, मधुमक्खियां जो है इनका पूरा परिवार होता है, एक पूरे परिवार होता है। ये मैंने आपको बताया ना, इसमें मधुमक्खियां ये मैंने देखी है ना, ये मैंने देखी भी है ना, इनका जो सारा कैसे काम करते हैं वो मैंने पूरा ऑब्जर्व किया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी ये चैप्टर पढ़ रहा था। तो मेरे दिमाग में भी हाँ ये तो सुना होता कि हाँ ये एक क्वीन हनी बी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ वर्कर होती हैं, ड्रोन होते हैं। तो मैंने इनको क्लोजली नोटिस किया था जब हमारे ये आया था,
एपीकल्चर के जो बॉक्सेस आए थे, तो उनको मैंने क्लोजली नोटिस किया था कि उनकी जो मधुमक्खियां वो काम कैसे कर रही हैं, सच में रानी मधुमक्खी है क्या, सच में वो रानी मधुमक्खी होती है, और वो उसका जो दिखने में वो भी अलग होती है। वो रानी मधुमक्खी जो है ना, क्वीन जो होती है उनमें, वो अलग दिखती है उन मधुमक्खियों से, बाकी मधुमक्खियों से अलग दिखती है। तो मैंने क्लोजली नोटिस किया और देखा भी हाँ कि हाँ यार रियल में एग्जिस्ट भी करती हैं चीज़ें, जैसे बातें बताने की नहीं है, जो अपनी साइंस में लिखी हुई हैं ये बातें बताने की नहीं है, सच में एग्जिस्ट करती हैं, मैंने देखा था ना। तो ये जो बहुत सारी मधुमक्खियां हैं यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ये क्या है जी, एक बीहाइव बना लेते हैं पहले तो, ऐसा सा होता है ना हनीकॉम्ब, ठीक है। ये लो जी, ये देखो इसमें मधुमक्खियां हैं, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, एक जो हनीकॉम्ब है, एक बीहाइव जो उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं। अब एक जो है ना वो इसमें क्या होती है, क्वीन होती है जी। एक मधुमक्खी क्या होती है, क्वीन होती है, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, कुछ क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं, ठीक है। और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं जो बहुत सारे हैं वो क्या है, वर्कर हैं। तो इनके जो परिवार है, एक जो बिहाइव है, एक बिहाइव के अंदर तीन तरह के लोग रहते हैं, एक बिहाइव के अंदर तीन तरह के लोग रहते हैं। एक मिनट दीजिएगा, कोल 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 दी मैनू एक नंबर कोल आंदी, मैनू लगदा है मेरी सहेली मैनू फोन मिलाउंदी है। कहाँ थे अपन, हाँ इसमें जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर में आपको जो दिख रहे हैं वो क्या है, वर्कर हैं जी। आपको जो वर्कर है वो बहुत सारे दिख रहे हैं। एक क्या होती है, क्वीन होती है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ड्रोन्स है। ड्रोन वो क्या, उड़ने वाला ड्रोन, ना 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 ना, ये भी उड़ते हैं लेकिन ये ड्रोन अलग है। तो जो ब्लू कलर में आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, ये क्या है, वर्कर है। मतलब एक बिहाइव के अंदर वर्कर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्वीन एक ही होगी, एक बिहाइव के अंदर एक ही क्वीन होती है, ठीक है। और कुछ ड्रोन होते हैं। अब इनकी फैमिली इधर देखो, ये बी फैमिली की अपन बात कर रहे हैं। इनमें क्वीन जो है वो एक होती है जी, सिंगल होती है, फीमेल होगी। क्वीन जो है नाम से तो लगा क्वीन रानी है, तो वो फीमेल ही होगी, ठीक है, फीमेल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वीन क्या होगी, फर्टाइल भी होगी। क्या होगी, फर्टाइल भी होगी। और ये क्या है, फर्टाइल होगी तो भाई अंडे भी देगी, टू ले एग, ठीक है। इसका काम क्या होगा, अंडे भी देगी, ठीक है। और ये कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। तो क्वीन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा, ये एक ही होती है, एक बिहाइव के अंदर एक ही होती है। पहली बात तो ये हो गई कंफर्म। दूसरी बात फीमेल होगी, ठीक है। तीसरी बात फर्टाइल होगी। अब फर्टाइल तो क्या है, अंडे भी देगी, टू ले एग, ठीक है। और क्या है, ये डिप्लॉयड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करें ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स है वो कुछ होते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया कि ये कुछ होते हैं। जैसे क्वीन एक ही होती है बिहाइव के अंदर, लेकिन ड्रोन्स कुछ होते हैं, ऐसा नहीं एक ही होते, 10-15 जो भी कुछ होते हैं ना, फ्यू। मेल होता है, ड्रोन क्या होता है, मेल होता है। क्वीन क्या थी, फीमेल थी, ड्रोन क्या है, मेल है, ठीक है। और ये फर्टाइल होता है, ड्रोन क्या होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। अब फर्टाइल है तो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, किसको करेगा, क्वीन को फर्टिलाइज करेगा। किसको फर्टिलाइज करेगा, क्वीन को फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि और कोई फीमेल है ही नहीं जो फर्टाइल हो, ठीक है। जो बिहाइव है उसके अंदर और कोई ऐसी फीमेल नहीं है जो फर्टिलाइज हो, जिसको फर्टाइल हो, जिसको ये फर्टिलाइज करे। सिर्फ फर्टाइल कौन है, क्वीन ही फर्टाइल होती है। ऐसी फीमेल पूरे बिहाइव के अंदर जो फर्टाइल हो वो कौन होती है, क्वीन होती है। तो उसी को फर्टिलाइज करेगा ये ड्रोन, ठीक है। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ड्रोन कैसा, हैप्लॉइड होता है। और क्वीन कैसी होती है, डिप्लॉइड होता है। इंपॉर्टेंट है जी। फिर बात करें वर्कर की। वर्कर क्या है, बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं। वर्कर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फीमेल होती है, वर्कर क्या होती है, फीमेल होती है, लेकिन ये स्टेराइल होती है। ये क्या होती है, स्टेराइल। क्वीन जो थी क्या होती थी, फर्टाइल थी, लेकिन ये क्या है, स्टेराइल है। वर्कर क्या है, स्टेराइल है। इसलिए ये क्या है, फर्टिलिटी का काम तो है नहीं, बच्चे तो पैदा कर नहीं सकते, तो क्या करेंगी, ये सिर्फ काम करने का काम है इनका। कलेक्ट, नाम से लगा वर्कर है, तो वर्कर क्या करेगी, काम ही करेगी, ठीक है। काम क्या है भाई, कलेक्ट नेक्टर। जो मैंने आपको बताया कि फील्ड के अंदर कौन जाने का काम करेगा, फील्ड के अंदर बाहर ये जो फूलों पर बैठने का काम कौन करेगा, ये वर्कर ही करती है। रानी कहां रहती है, क्वीन जो मधुमक्खी वो कहां रहती है, अपने बिहाइव के अंदर रहती है, बढ़िया मस्त, ठीक है। क्वीन कहां रहती है, जो क्वीन मधुमक्खी होती है, क्वीन जो हनी बी होती है वो कहां रहती है, बिहाइव के अंदर रहती है, वो बढ़िया मस्त, उसको कोई काम वाम नहीं करना, काम कौन करेगा, वर्कर ही करेगी, ठीक है। जो वर्कर हनी बी है वो बाहर जाती हैं, कलेक्ट नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं, फूड लेके आती हैं, वो सारा काम कौन करती है, वर्कर करती है। बात समझ में आई है, बात समझ में आई।
तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें बताई हैं कि क्वीन एक होती है, ठीक बात है भैया, और फीमेल होती है, फर्टाइल होती है, अंडे देती है और डिप्लॉयड होती है। ड्रोन की बात करें, फ्यू होंगे, मेल होंगे, फर्टाइल होंगे, फर्टिलाइज करते हैं किसको, क्वीन को फर्टिलाइज करेंगे, और हैप्लॉइड होते हैं। वर्कर की बात करी, बहुत सारी होती हैं, मैनी होती हैं, ठीक है, फीमेल होती हैं, स्टेराइल होती हैं, और यह काम क्या है, कलेक्ट नेक्टर और फूड का काम करने का काम है, ठीक है। ये अपन ने इसके फैमिली की बात कर ली। अब बात करते हैं इनका कैसे काम चलता है भाई, ये रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ड्रोन फीमेल तो है, क्वीन है, ठीक है, क्वीन एक ही है जो फर्टाइल है, बाकी वर्कर तो सारी स्टेराइल है, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, उनका तो कोई रोल ही नहीं, उनका तो सिर्फ काम करने का काम है, वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कुछ नहीं करती क्योंकि वो स्टेराइल है बेचारी। अब क्या है, फीमेल एक है भाई, क्वीन तो एक ही है, रानी मधुमक्खी तो एक ही है, और ड्रोन है वो कुछ है। मान लो क्वीन एक है, वो कुछ का मतलब मान लो 20-25 है, ठीक है, इतने बड़े छाते के अंदर 20-25 ड्रोन है, ठीक। तो अब 20-25 ड्रोन है तो क्वीन तो एक ही है, फीमेल तो एक ही है, फर्टिलाइज करेगा कौन सा, उन 20-25 में से फर्टिलाइज करेगा कौन सा, तो ये तय कैसे होगा, तो रानी जो मधुमक्खी है वो अपने सिंहासन पर बैठी है, और जो सारे ड्रोन आए हैं वो आ गए, और ड्रोन आके बोले कि हम सारे ड्रोन हैं, हम मेल हैं, आप फीमेल हो अकेली, ठीक है, अपनी जो प्रजा है, जो अपने बिहाइव है, इसके अंदर सिर्फ आप ही फीमेल हो, और हम 25 क्या है, ड्रोन है, ठीक है। तो फीमेल जो क्वीन है उसने कहा कि देखो फर्टिलाइज मुझे वही फर्टिलाइज करेगा जो सबसे जीतेगा, लड़ाई में जो सबसे जीतेगा। पहले अपन क्या करेंगे, एक लड़ाई का करेंगे, फाइटिंग रखेंगे, उस फाइटिंग में आप सब लड़ोगे, 25 के 25 लड़ोगे, और जो इस लड़ाई के अंदर जीत गया वो मुझे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब देखो इंसान जो है ना, इंसान चाहे वो आदमी, चाहे इंसान का हो चाहे वो मधुमक्खी का हो, आदमी तो आदमी है, ठीक है, तो वो सोचता नहीं ज्यादा ना कि अपनी जान भी जा सकती है, इसमें लड़ाई में जान चली जाएगी, है ना, वो बस क्वीन को फर्टिलाइज करने का मौका मिलेगा, क्वीन को फर्टिलाइज करने का मौका मिलेगा। अब देखो जैसे कि कुछ होते हैं ना कि हाँ कहीं भी कुछ भी जोखिम उठा लेते हैं, किसी के भी लिए कुछ भी जोखिम उठा लेते हैं ना, हाँ, तो वैसे वाले होते हैं, आदमी तो आदमी होता है ना, चाहे वो इंसान का आदमी हो चाहे वो हनी बी का आदमी हो, ठीक है। तो वो उनमें क्या लग गई भाई, ठीक है, क्वीन ने बोला है तो हम लड़ाई करेंगे, 25 के 25 के बीच में फाइटिंग होगी। अब फाइटिंग कर रहे हैं वो, देखो फाइटिंग कैसे करेंगे, वो हवा में ऊपर उड़ेंगे, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लाइट, ठीक है, ऊपर उड़ेंगे, और उसके बाद में लड़ाई होगी, 25 के 25 के बीच में लड़ाई होगी, सब लड़ेंगे तो उनमें मरेंगे, ठीक है, तभी तो जीता जाएगा, तो आपस में मर जाएंगे, बचेगा कौन, लास्ट में एक बचेगा, ठीक है, जो जीतेगा वो एक बचेगा, बाकी सारे मर गए, 24 मर गए, एक बचा है जी। अब वो आके बोलेगा क्वीन को कि हम जीते हैं जी, बाकी सारे मर गए, हमने सबको मारा है, हम जीत गए, हम लड़ाई के अंदर जीते हैं। तो क्वीन बोली वेरी गुड ना, अब आप मुझे फर्टिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रोन को परमिशन मिल गई, तो ये ड्रोन भाई जीता हुआ ड्रोन है, उन 25 में ये जीत कर आया ये ड्रोन, ठीक है, ऐसी सच में प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ये क्वीन के पास में आया, ठीक है, फर्टिलाइज किया। अब देखो क्वीन जो है ना वो 2 टाइप के एग रिलीज करती है, मैंने आपको बताया कि क्वीन जो है वो एग रिलीज करती है, तो ये जो रानी मधुमक्खी है ये 2 टाइप के जो है एग जो वो रिलीज करती है, ठीक है। एक तो है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एक वो एग है जो इस ड्रोन ने फर्टिलाइज किया है, ठीक है, एक वो एग रिलीज करेगी जो इस ड्रोन ने फर्टिलाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया। एक वो एग रिलीज करेगी जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जिसको ये ड्रोन जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाया। और एक और मजे की बात बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वीन है ना, इसको जैसे ही ये ड्रोन फर्टिलाइज करेगा, क्वीन को जैसे ही ये ड्रोन फर्टिलाइज, बाकी सारे तो लड़ाई में मर गए, एक बचा था, जैसे ही ये फर्टिलाइज करेगा ये भी मर जाएगा, तो मतलब एक ही बार फर्टिलाइज करने का मौका मिलेगा, जैसे ही आपने फर्टिलाइज कर दिया आप मर जाओगे, तो ये मर जाएगा, जैसे ही फर्टिलाइज किया ये तो मर गया। अब क्वीन बची, क्वीन ने 2 टाइप के एग रिलीज किए, एक तो फर्टिलाइज्ड एग जो इसने ड्रोन ने फर्टिलाइज किया था, एक वो एग जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, समझ में आई बात, 2 टाइप के एग निकले। अब फर्टिलाइज्ड एग जो है ना उससे क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। अब लेकिन फीमेल तो है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक क्वीन और एक वर्कर। तो हमें कैसे पता लगेगा भाई क्वीन जो है वो कौन सी बनेगी और वर्कर कौन सी बनेगी, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो डिफरेंस आएगा उनमें। तो ये फर्टिलाइज्ड एग है, इससे दोनों फीमेल बनती हैं, वो वर्कर भी बनती हैं और इसमें क्वीन भी बनती हैं। अब कैसे बनती हैं, फर्टिलाइज्ड एग से जो फीमेल बनेगी, फर्टिलाइज्ड एग से पहले तो फीमेल ही बनेगी, है ना, वो क्वीन और वर्कर ये नहीं है, अभी फीमेल बनी है। अब वो फीमेल ने अगर रॉयल जेली खा ली, अगर वो ईट करेगी, क्या रॉयल जेली, अगर वो ईट करेगी, रॉयल जेली जिसने खा ली वो क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनेगी, अब वो
क्वीन बनेगी कि वर्कर बनेगी उसका डिसाइड कैसे होगा? जो फीमेल बनेगी इसने अगर रॉयल जेली खा ली तो वो क्वीन बन जाएगी, और जिसने बी ब्रेड खाया वो क्या बन जाएगी? वर्कर बी बन जाएगी, वर्कर मधुमक्खी बनेगी। ठीक है, समझ में बात? जिसने रॉयल जेली खाई वो रानी मधुमक्खी बनेगी, जिसने बी ब्रेड खाया वो क्या बनेगी? वर्कर हनी बी बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करिए तो बात होगी फर्टिलाइज्ड एग की। जो अनफर्टिलाइज्ड एग निकला है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग निकला है उसकी बात करेंगे। ये फर्टिलाइज नहीं हो पाया, ये वाला जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाया, ड्रोन, ये अनफर्टिलाइज्ड है। इससे क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा। इससे क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा। और ड्रोन क्या है? मेल है। ठीक है, फीमेल कहां से बनेगी? फर्टिलाइज्ड एग से। और मेल कहां से बनेगा? अनफर्टिलाइज्ड एग से। ये ड्रोन बनता है। इस प्रोसेस को बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ड्रोन बन रहा है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ड्रोन बन रहा है। इसलिए कौन सी प्रोसेस है? पार्थिनोजेनेसिस है। कौन सी प्रोसेस है? पार्थिनोजेनेसिस। अब मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो यहां पर देखो अनफर्टिलाइज्ड एग है इसलिए क्या है? ये हैप्लॉइड है। अनफर्टिलाइज्ड एग है इसलिए क्या है? ये हैप्लॉइड है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब आपको एक चीज और बताऊं कि ये ड्रोन जो है ना, ये ड्रोन जो बना है ना, ठीक है, इसके फादर नहीं है, इसके ग्रैंडफादर तो है लेकिन इसके फादर नहीं है। ठीक है, कैसे भैया फादर कैसे नहीं है? बिना फादर कैसे बन गया ये? तो मैंने कहा ये एग जो है ना वो इनफर्टिलाइज्ड है। एग जो है वो क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, इसमें ड्रोन का कोई रोल नहीं है। ड्रोन का जब कोई रोल ही नहीं है तो इसके कोई फादर नहीं है, तो इस ड्रोन के कोई फादर नहीं होते। इसके ग्रैंडफादर तो हैं, ग्रैंडफादर तो हैं लेकिन फादर नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो ये अपन ने बात कर ली एपीकल्चर की। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी? फिशरीज की बात करेंगे। फिशरीज। ठीक है, अब फिशरीज जो है आपको पता है कि इसमें मछलियों की बात होगी, नाम से पता लग रहा है। फिशरीज में किसकी बात होगी? मछलियों की बात होगी। फिशरीज के अंदर दो टर्म आती है, एक आती है एक्वा कल्चर और एक आती है पीसी कल्चर। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है जी? एक्वा कल्चर वो कल्चर है जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को अपन पालेंगे, दोनों की अपन क्या है? प्लांटिंग करेंगे, दोनों को अपन रखेंगे। ठीक है, और उसको फिर अपन सेल आउट करेंगे। अब आप बोलोगे एक्वेटिक प्लांट्स कौन से? जैसे आपकी बात करें एल्गी, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो खाने में काम में ली जाती हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनका बिजनेस करते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े एरिया के अंदर पानी रखते हैं, उनमें एल्गी को ग्रो करवाते हैं, फिर उनको सेल आउट करते हैं। ऐसे ही कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो फिशेस के अलावा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको भी मार्केट में काम मिल जाता है अलग अलग पर्पसेस से। ठीक है, तो उनकी भी क्या करते हैं? उनका भी पालन करते हैं। तो एक्वाकल्चर के अंदर कौन आ गया? एक्वाकल्चर उसको बोलेंगे जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स प्लस प्लांट दोनों को अपन रियर कर सकते हैं, दोनों को अपन पाल सकते हैं, दोनों को अपन रख सकते हैं। वो क्या होगा? एक्वाकल्चर। लेकिन पीसी कल्चर में क्या होता है? सिर्फ फिशेस की बात होगी। यहां पर सिर्फ मछलियों को रखा जाएगा। जिस जगह पर सिर्फ मछलियों को रखा जा रहा है, मछलियों का पालन हो रहा है, उसको बोलेंगे पीसी कल्चर। और जिस जगह पर एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियों के अलावा भी कोई दूसरे एनिमल्स हैं या फिर दूसरे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको रखा जा रहा है, उनको बोलेंगे एक्वाकल्चर। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें फिशेस फॉर फूड। ऐसी कौन सी फिशेस है जिनको फूड के रूप में काम में लिया जाता है? उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनको खाने काम में लेता है, जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर है उनकी बात करेंगे। बाकी इंसान कुछ भी खा सकता है। ठीक है, अपन उसकी बात नहीं करेंगे। इंसान को खाने लग गया तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे, जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर उसकी बात करेंगे। तो फिशेस फॉर फूड, फूड के लिए कौन कौन सी मछलियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हैं जो खा सकते हैं? रोहू, केटला, कॉमन कार्प। ठीक है, रोहू, केटला, कॉमन कार्प। और मराइन फिश वाटर फिशेस कौन सी हैं जो मराइन मतलब समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियां जो उनको खाते हैं, वो कौन सी है? हिल्सा, सार्डाइन, मैकरल और पोम्फ्रेट। ठीक है, हिल्सा, सार्डाइन, मैकरल और पोम्फ्रेट। याद रखने के लिए आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं। इसको याद रख सकते हो आप आरसीसी। ठीक है, जो मतलब घर बनाते हैं तो छत वगैरह लगाते हैं, सने पिलर वगैरह लगाते हैं, वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? आरसीसी। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो। आर फॉर रोहू, सी फॉर केटला, सी फॉर कॉमन कार्प। फिर बात करें मराइन वाटर की, इसको याद रखने के लिए क्या है? हाय, सुंदर, मैडम, प्यारी। ठीक है, तो हिल्सा, हाई से हो जाएगा हिल्सा। ठीक है, सुंदर से हो जाएगा सार्डाइन, और मैडम से हो जाएगा मैकरल, और प्यारी से हो जाएगा पोम्फ्रेट। तो हाई, सुंदर, मैडम, प्यारी। ठीक है, चलो इससे आप याद रख सकते हो। फिर बात करेंगे अपन, ये फिशरीज की अपन ने बात कर लीजिए। अब बात करेंगे अपन किसकी? एनिमल ब्रीडिंग की बात की जाएगी। किसकी बात करेंगे? एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। हाँ ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग। अब देखो एनिमल ब्रीडिंग, देखो एनिमल्स की बात होगी, यहाँ पर अलग अलग तरीके से ब्रीडिंग करवाएंगे। तो ये एनिमल ब्रीडिंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गई हमें, ये दो टाइप की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। लेकिन दोनों में होता क्या है अब उसकी बात कर लेते हैं। इन ब्रीडिंग क्या है भाई? सेम ब्रीड के बीच में
सेम ब्रीड मतलब सेम नस्ल जो है ना उनके बीच में क्या करेंगे अपन, ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। और सेम ही उनके एंसेस्टर होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक उनके क्या होने चाहिए, सेम ही उनके एंसेस्टर होने चाहिए। अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं अपने नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल। तो देखो शादी होती है, किसी की भी शादी करते हैं ना, मतलब इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कास्ट के अंदर मैरिज करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कास्ट के अंदर मैरिज हो रही है, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, उसका जो गोत्र है वो देखते हैं कि हाँ ये खुद का गोत्र, फिर उसकी मम्मी का, फिर उसकी नानी का, फिर दादी का, सारे गोत्र देखते हैं। जहां पर भी दोनों के लड़का और लड़की के गोत्र जहां पर भी मैच खा गए, कि मान लो नानी का या फिर दादी का कोई भी गोत्र जो मैच खा गए, तो वहीं पर वो रिश्ता कैंसिल कर देते हैं। ये कास्ट के अंदर जो मैरिज करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो गोत्र देखते हैं, तो मतलब क्या है, गोत्र इसलिए देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मतलब अगर गोत्र सेम हो गए, ठीक है, नानी का दादी का कोई भी गोत्र सेम हो, तो मतलब ये माना जा रहा है उनका कि कहीं ना कहीं उनके परदादा दादा जो भी हैं वो क्या है कहीं ना कहीं कॉमन निकल जाएंगे, कि एक ही मतलब ऐसे अपन फैमिली ट्री देखेंगे ना कि हाँ इसकी दादी वो है, इसकी परदादी ये करके देखेंगे, तो उनका फैमिली ट्री में क्या है कहीं ना कहीं उनका रिलेशन निकल जाएगा, तो क्या भाई बहन हो जाएंगे। इसलिए क्या है ये गोत्र वोत्र देखते हैं, ठीक। तो क्या करें, तो ये इनब्रीडिंग क्या होती है, इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि सेम ब्रीड मतलब जाति सेम है उनकी, कास्ट तो सेम है, ठीक है। इनब्रीडिंग के अंदर क्या है कि कास्ट तो सेम है, लेकिन यहां पर अपन गोत्र वोत्र नहीं देख रहे, गोत्र नहीं देख रहे, ठीक है। समझाऊं आपको और भी समझाता हूं और आसानी से समझाऊं। ये क्या एक मेल है और ये क्या फीमेल है जी, इसको ऐसे ना बना के, ये क्या है मेल है और ये क्या है फीमेल है, दोनों की शादी करवाई, मेल और फीमेल की शादी करवाई। अब इनके बच्चे बनेंगे भाई, इनके क्या आएंगे, बच्चे आएंगे, ठीक है। इसका मेल भी बनेगा, कुछ बच्चे मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, ठीक है। अब इन मेल फीमेल की मैं आपस में शादी करवा दूं, जो ये बच्चे बने हैं ना इनकी अगर मैं आपस में शादी करवा दूं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ इनकी मैं आपस में शादी करवा दूं, तो इनसे भी कुछ मेल फीमेल बनेंगे, मेल फीमेल। इनकी मैं आपस में शादी करवा दूं तो इनकी भी कुछ बच्चे बनेंगे, ऐसे चलती जा रही है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आप ध्यान से देखो कि ये जो मेल और फीमेल है ना, इनके एंसेस्टर कॉमन है, बिल्कुल इनके एंसेस्टर तो कॉमन ही है, ठीक है। इनके एंसेस्टर क्या है, कॉमन है जी। फिर इनके बात करें, इनके भी कॉमन है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग नहीं है, सेम ही ट्री चल रहा है, सेम ही ट्री चल रहा है। तो एनिमल्स के अंदर पॉसिबल है, इंसानों के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती है ना। बाकी कुछ लोग करते हैं लेकिन अपन उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ सेम ब्रीड मतलब ब्रीड सेम है, मतलब आपसे बात करें जर्सी गाय है तो उसको जर्सी सांड के साथ में क्या है ब्रीड करवाएंगे, ठीक बात है। लेकिन उनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन होने चाहिए, 4 से 6 जनरेशन तक सेम एंसेस्टर होने चाहिए। सेम एंसेस्टर मतलब उनके दादा परदादा वो सेम होने चाहिए उनके, ठीक है। मतलब एक ही फैमिली ट्री से, ये मेल है ये फीमेल है, दोनों का अपन क्या करा ब्रीडिंग करवाई, उसके बाद में क्या बोला अपन को मेल और फीमेल दो मिले, फिर अपन आपस में उनकी ही ब्रीडिंग करवा दी, तो यहाँ पर क्या कॉमन एंसेस्टर ही आएंगे। तो ये क्या होती है इन ब्रीडिंग, मतलब सेम ब्रीड के लोगों के बीच में होगा, जैसे जर्सी गाय जर्सी सांड के बीच में अपन क्या ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है। और सेम एंसेस्टर होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक, ठीक है। ये तो होगी इन ब्रीडिंग। अब बात करेंगे आउट ब्रीडिंग की, आउट ब्रीडिंग की। तो आउट ब्रीडिंग जो है वो 3 टाइप की होती है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप की होती है। एक ही की बात कर लेंगे। आउट क्रॉस की बात करें, बहुत ध्यान से सुना कंफ्यूज हो जाओगे वरना। आउट क्रॉस की बात करें तो इसमें क्या सेम ब्रीड है, क्या है सेम ब्रीड, मतलब यहां पर कास्ट तो सेम है जी, कास्ट सेम है, मतलब जर्सी गाय जर्सी सांड, ठीक है, कास्ट सेम है, ब्रीड सेम है, नस्ल सेम है, ठीक है। तो भैया इसमें या आउट क्रॉस में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, फिर इन ब्रीडिंग में डिफरेंस, क्योंकि यहां पर भी सेम ब्रीड थी और यहां पर भी सेम ब्रीड, आउट क्रॉस में भी सेम ब्रीड है, तो डिफरेंस क्या हुआ। तो मैंने कहा डिफरेंस ये है, इन ब्रीडिंग के अंदर सेम एंसेस्टर अपन देख रहे थे, सेम एंसेस्टर मतलब कोई गोत्र वोत्र नहीं देख रहे थे अपन, ठीक है, गोत्र वोत्र नहीं देख रहे थे। लेकिन यहां पर देखो आउट क्रॉस के अंदर क्या है, नो कॉमन एंसेस्टर, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। कितनी जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आउट क्रॉस के अंदर, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इन ब्रीडिंग है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज है। क्योंकि देखो अगर वो नहीं देख रहे अपन, अलग अलग जनरेशन नहीं देखे, एक ही जनरेशन के लोगों के बीच में क्रॉस होता रहेगा, एक ही जनरेशन के लोगों के बीच में क्रॉस होता रहेगा, तो क्या है इसके गुण, ये एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली है, क्योंकि मेल फीमेल था, ये दोनों आपस में देखो नॉर्मली अपन लॉजिकली सोचे तो ये दोनों भाई बहन ही हो गए, मेल और फीमेल दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। जानवरों की बात करें फिर भी भाई बहन तो हो गए ना। तो इन दोनों के गुण तो वैसे भी एक ही है, इस मेल और फीमेल के अंदर ये मदर फादर एक ही है, मदर फादर एक ही है, तो इनके अंदर गुण भी एक जैसे ही है। तो इनके अगर अपन क्रॉस करवाएंगे तो इनके अंदर, इनके बच्चों के अंदर भी वही गुण आएंगे, तो कोई नया गुण नहीं आया, कोई अच्छा गुण नहीं आया। अगर यहां पर अपन कोई मेल अगर अपन दूसरे जनरेशन का अपन यूज करें, उनकी अगर कॉमन एंसेस्टर ना हो, कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो और अपन क्या है दूसरी
कॉमन एंसेस्टर छोड़ के अपन दूसरा मेल वगैरह यूज करें यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर, क्या है, इस फीमेल के गुण तो आएंगे, उस मेल के गुण भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो प्रोजेनी बनेगी वो और बढ़िया बनेगी, और सुपीरियर बनेगी। क्या है? और सुपीरियर बनेगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, अपन कॉमन एंसेस्टर नहीं देख रहे। जब अपन कॉमन, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, लाइटिंग कम दिख रही होगी आपको, फ्लक्चुएशन हुआ है। चलो कहाँ थे यार? हाँ, मेल और फीमेल जो है ना, मेल और जो फीमेल है, ठीक है, अगर अब देखो ये तो देखो लॉजिकली भाई बहन है, क्या लॉजिकली भाई बहन है, तो इन दोनों के अंदर तो एक जैसे ही गुण है भाई, ये तो भाई बहन के अंदर के तो एक जैसे ही गुण है, तो इनके अगर अपन क्रॉस करवाएंगे तो जो इनका बच्चा आएगा उसके अंदर भी वही गुण आने वाले हैं, कोई नया गुण तो ऐड होने वाला नहीं है, ठीक है, कोई नया गुण नहीं आएगा, तो ये इनब्रीडिंग की क्या है, ठीक है। अब बात करें आउट क्रॉस की, आउट क्रॉस के अंदर अपन कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं देख रहे, यहां पर गोत्र वो तो पूरा डाल रहे हैं, जाति एक ही है, ठीक है, कास्ट एक ही है, लेकिन गोत्र वो तो पूरा देख रहे हैं भाई, कोई गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर गोत्र के अंदर क्या होंगे, अलग गुण होंगे, इस एक पर्टिकुलर गोत्र के अंदर क्या होंगे, अलग गुण होंगे, दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, दोनों के आपस में जब शादी करवाएंगे तो इनका बच्चा आएगा, उसके अंदर इसके भी कुछ गुण आएंगे, इसके भी कुछ गुण आएंगे, तो वो क्या है, एक सुपीरियर बच्चा निकलेगा। क्या है? एक सुपीरियर बच्चा निकलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसलिए क्या है, गोत्र देखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया इंटरकास्ट करें तो और ही मजा आ जाएगा, और भी सुपीरियर बच्चा निकलेगा। ठीक है, एक कास्ट के गुण इसमें आ गए, एक कास्ट के गुण इसमें आ गए, फिर तो और ही बढ़िया बच्चा आएगा, सुपीरियर बच्चा आएगा। बात तो ठीक है। चलो, आउट क्रॉस, सेम ब्रीड, ठीक है, सेम ब्रीड होनी चाहिए, नस्ल सेम, जर्सी गाय जर्सी सांड, लेकिन क्या है, उनकी कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, मतलब उनका दादा परदादा कोई सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन एंसेस्टर, 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। फिर बात करें क्रॉस ब्रीडिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग की अंदर बात करें तो यहां पर क्या, डिफरेंट ब्रीड, अलग अलग ब्रीड ही अलग अलग देखेंगे। ठीक है, एक जर्सी है तो एक क्या है, होल्स्टीन फ्रिशियन है। ठीक है, एक जर्सी गाय है तो एक होल्स्टीन फ्रिशियन है। समझ में आई बात? तो उन दोनों के बीच में अपन ब्रीड कराएंगे। यहां पर क्या, इंटरकास्ट मैरिज आ गई, इंटरकास्ट मैरिज आ गई, एक एक्स कास्ट है एक वाई कास्ट है, दोनों के आपस में शादी करवाएंगे। ठीक है, दोनों के आपस में शादी कराएंगे। इधर अपन एक्स एक्स कास्ट के अंदर बात हो रही थी, अब एक्स वाई दोनों कास्ट अलग अलग है, दोनों के अंदर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी क्रॉस ब्रीडिंग है। फिर बात करें इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या बवाल है जी? इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज अलग कर देंगे अपन। यहाँ इन तो कास्ट के अंदर बात हो रही थी, है ना, कि कास्ट चेंज कर दी अपन ने, यहां पर क्या है, स्पीसीज ही चेंज कर दी। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है, स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज, जैसे मतलब गधा और घोड़ी। ठीक है, गधा है और घोड़ी है। ठीक है, दोनों के बीच में ऐसे घोड़ा या फिर गधी। ठीक है, दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें खच्चर बनाएंगे अपन, म्यूल बनाएंगे, अभी चलेंगे आगे तो बनाएंगे, है ना। चलो, अब पहले की बात कर लेंगे इनकी, वैसे सारी बातें बता चुका हूं, बस पढ़ना है। इनब्रीडिंग की बात कर लेते हैं, इनब्रीडिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनब्रीडिंग क्या है, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड। ठीक है, सेम ब्रीड के बीच में, अभी मैंने आपको बता दिया कि सेम ब्रीड के बीच में मेटिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। मतलब जाति एक ही है, एक ही जाति है, उसके अंदर क्या है, अपन क्या करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं। सेम एंसेस्टर होने चाहिए भाई, कोई गोत्र वोत्र नहीं देख रहे, सेम ही एंसेस्टर है। ठीक है, लॉजिकली वो भाई बहन ही हो गए, लेकिन अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं जाएंगे ना। हाँ, तो सेम एंसेस्टर होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक। ठीक है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, इसका जो फीचर्स हैं, इनब्रीडिंग के जो फीचर्स हैं वो क्या है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स के अंदर आपको प्योर लाइन चाहिए, अगर एनिमल्स के अंदर आपको प्योर लाइन चाहिए तो क्या करवा दो, इनब्रीडिंग करवा दो। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट एलिमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इनब्रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा वो क्या है कि इनब्रीडिंग जो है वो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स है उनको एक्सपोज कर देती है। अपन को पता लग जाता है, जब आप बार बार इनब्रीडिंग करवाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये वाला जो जीन है वो हार्मफुल है, ये वाला जीन जो है वो हार्मफुल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उस जीन को अपन बाहर निकाल सकते हैं। फिर क्या है, वो हार्मफुल जीन बाहर निकल जाएगा तो अपन वापस इनब्रीडिंग करवा सकते हैं। अब ये तो हो गए इसके फायदे। ठीक है, ये तो हो गए इसके फायदे। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, कंटिन्यूअस आप इनब्रीडिंग करवाते रहोगे ना, कंटिन्यू आप बार बार इनब्रीडिंग करवाते रहो, तो यहाँ पे क्या करवाते हैं अपन, बार बार इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एनिमल है उसकी क्या फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाते रहोगे, मतलब भाई बहन, मतलब एनिमल्स की बात करें लेकिन अपन समझने की बात करें, भाई बहन उनके बीच में मीटिंग करवाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी जो बच्चा बनेगा उसके अंदर फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस आप इनब्रीडिंग करवाते रहोगे, रिड्यूस कर देगा, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, और इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? चलो, अब बात करेंगे किसकी, आउटब्रीडिंग की बात करेंगे। इनब्रीडिंग की बात होगी, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के अंदर सबसे पहला क्या है, आउट क्रॉसिंग। क्या है,
आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या है, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड। मैंने आपको बताया कि सेम ब्रीड के अंदर मतलब जाति सेम ही है, कास्ट सेम ही है, सेम कास्ट के अंदर शादी होगी, लेकिन इस बार अपन गोत्र देखेंगे भाई, है ना। उससे पहले क्या करते कि जाति सेम है, ठीक है, भाई बहन यार एक ही जाति के तो होंगे ना, तो भाई बहन है उनके बीच में शादी करवा रहे, ठीक है, वो क्या होगी, इनब्रीडिंग, ठीक है, एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना इसको। अब बात क्या कर रहे हैं अपन, आउट क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, आउट क्रॉसिंग। इसके अंदर क्या, मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, मतलब जाति तो सेम ही है, कास्ट सेम ही है, लेकिन इस बार अपन गोत्र देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, डिफरेंट एंसेस्टर होने चाहिए, उनके एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट, गोत्र देख रहे हैं अपन, गोत्र मैच नहीं खाएंगे, मतलब क्या है, उनके एंसेस्टर अलग अलग ही है जी, है ना। अब नानी का, दादी का, सबका गोत्र अपन देख रहे हैं, ऐसी लड़की का देख रहे हैं, कोई भी गोत्र अगर मैच नहीं होता तो उनके एंसेस्टर, सिंपल है बात है, अलग ही है एंसेस्टर, है ना। तो 4 से 6 जनरेशन तक क्या है, उनके एंसेस्टर अलग होने चाहिए। अलग होने का क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि भाई जो दोनों के गुण है, इस गोत्र के जो गुण है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मेल जो है इस गोत्र का है और फीमेल जो वो इस गोत्र की है, तो दोनों के गुण जो है वो अलग अलग आएंगे। इसके अंदर कुछ अलग गुण होंगे, उसके अंदर कुछ अलग गुण होंगे, दोनों को मिलाकर कुछ नया गुण आएगा, वो क्या और भी अच्छा बच्चा जो है वो सुपीरियर बनेगा, अपने मदर फादर से वो क्या है, सुपीरियर बनेगा, ठीक है। तो आउटवर्ड मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड के अंदर मेटिंग होगी, ठीक है, और डिफरेंट एंसेस्टर होना चाहिए। बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, ऐसे एनिमल जिनकी प्रोडक्टिविटी बिलो एवरेज है ना, ऐसे एनिमल्स जिनकी प्रोडक्टिविटी बिलो एवरेज है, उनके लिए ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है। ऐसे एनिमल जिनकी प्रोडक्टिविटी बिलो एवरेज है, उनकी क्या करवा दो आप, आउट क्रॉसिंग करवा दो। क्या करवा दो, आउट क्रॉसिंग करवा दो, तो उनकी प्रोडक्टिविटी सुधर जाएगी, ठीक है। आउट क्रॉसिंग का फायदा क्या है कि भाई इस दूसरे गोत्र के जो गुण है वो भी आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या बच्चा जो सुपीरियर बनेगा, ठीक है। अब एक सिंगल आउट क्रॉस ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने आपको बताया कि भैया आप रेगुलर इन ब्रीडिंग करवाओगे, कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग कराओगे तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। उसको क्या बोला था अपने, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोला था। अब इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अपन ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हो भैया, इसको ठीक करने के लिए आप ये काम करो, जो एनिमल जिसके अंदर ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आया है, वो एनिमल जिसके अंदर ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आया उसको लेके आओ और उसका क्या करवा दो, आउट क्रॉस करवा दो, ठीक है। जो एनिमल जिसके अंदर फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो चुकी है उसका आप एक काम करो, आज इतनी देर आप इनब्रीडिंग करवा रहे थे, इस बार आप क्या करवा दो, आउट क्रॉसिंग करवा दो। किसी सेम ब्रीड का कोई फीमेल है, मान लो फीमेल है, उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ चुका है, उसकी प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी खराब हो चुकी है, तो क्या करेंगे अपन, मेल कोई दूसरी मेल जनरेशन अलग अलग होनी चाहिए, एंसेस्टर सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रीड सेम होनी चाहिए। उसका क्या करेंगे, मेल को पकड़ के लाएंगे, दोनों को ब्रीडिंग करवाएंगे, तो क्या है, ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ना, ये ठीक हो जाएगा। एक सिंगल आउट क्रॉस से, ये आप ध्यान में रखना, पूछा गया है ना। तो एक सिंगल आउट क्रॉस से ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो ठीक हो सकता है, ओवरकम कर सकते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, ठीक है। आउट क्रॉस समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये क्या है, इंटरकास्ट है। क्या है, इंटरकास्ट मरीज है। इसके अंदर क्या ब्रीड अलग अलग ब्रीड होगी, ठीक है, जैसे जर्सी है तो होल्स्टीन फ्रिशियन के साथ में, ठीक है, तो अलग अलग ब्रीड की अलग अलग बात करेंगे। तो अलाउ डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। अब देखो मैंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तो क्या है, एक कास्ट के अलग गुण होंगे, दूसरी कास्ट के अलग गुण होंगे, दोनों की जब शादी होगी तो जो बच्चा बनेगा वो सुपीरियर बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है, दोनों कास्ट के गुण आ जाएंगे, दोनों कास्ट के गुण आ जाएंगे। समझ में ये बात। तो वैसे यहां पर होगी कि दोनों ब्रीड्स के गुण आ जाएंगे। अलाउ डिजायरेबल क्वालिटीज है, जो डिजायरेबल क्वालिटीज है, जो अच्छी क्वालिटीज है, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटीज है वो दो अलग अलग ब्रीड्स के यहां पर क्या कंबाइन हो जाएंगी, सेम इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है। तो अपन ने एक ब्रीड बनाई है हिसारडेल नाम की, हिसारडेल नाम की एक ब्रीड बनाई है, ब्रीड ऑफ शिप। शिप की ये ब्रीड है, मतलब भेड़ की क्या है, ब्रीड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, हिसारडेल। कहां डेवलप की गई है, ये पंजाब के अंदर डेवलप की गई है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 2-3 बार आ गया है, वापस आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना कि भाई हिसारडेल नाम की एक ब्रीड की शिप है, ब्रीड की शिप बोल रहा हूं, शिप की ब्रीड है ना, उल्टा बोल दिया। हिसारडेल जो है वो क्या एक शिप की ब्रीड है, ठीक है, और ये डेवलप कहां हुई है, पंजाब के अंदर डेवलप हुई है। किस किस के बीच में अपन करवाई है, एक बीकानेरी ईव्स और मराइनो रैम्स। बीकानेरी ईव्स और मराइनो रैम्स दो अलग अलग टाइप की ब्रीड है, शिप की, भेड़ की, दोनों अलग अलग ब्रीड है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि भेड़ की अलग अलग जातियां हैं, ठीक है। अब भेड़ की अलग अलग जातियां, बीकानेरी ईव्स अलग जाती है, मराइनो रैम्स अलग जाती है, दोनों के बीच में अपन क्या करा, रिश्ता करा रहे, तो क्या इंटरकास्ट मैरिज हो गई ना, हाँ वही क्या क्रॉस ब्रीडिंग है। तो बीकानेरी ईव्स और मराइनो रैम्स दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करवाया और क्या बनाया अपने, हिसारडेल बनाई, और कहां डेवलप हुई, पंजाब के अंदर। अब इनमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मराइनो रैम्स क्या है, यहां पर मेल है जी, और बीकानेरी ईव्स क्या है, फीमेल है, ठीक है। इन दोनों में मेल फीमेल की बात करें, बीकानेरी ईव्स फीमेल है और मराइनो रैम्स क्या है, मेल है। चलो आगे चलते हैं, फिर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर ली, अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया कि यहां पर तो क्या है, अलग ही स्पीसीज ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट स्पीसीज। इतनी देर तो अपन जाति की बात कर रहे थे कि यार जाति चेंज हुई, लेकिन अब तो स्पीसीज चेंज करेंगे। गधा और घोड़ी अलग अलग स्पीसीज है, गधा अलग है, घोड़ी अलग है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ
डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, दो अलग अलग डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच में क्या कराएंगे अपन, मेटिंग करवाएंगे, तो क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो म्यूल बनता है भाई, म्यूल बनता है, कैसे बनता है म्यूल, म्यूल कैसे बनेगा, मेल डंकी, ठीक है, और फीमेल हॉर्स, मेयर बोलते हैं जिसको, घोड़ी, फीमेल हॉर्स, ठीक है, मेयर। ऐसे बात करें हिनी, हिनी क्या इस बार क्या करते हैं, फीमेल डंकी कर दें, फीमेल डंकी कर दें और मेल हॉर्स कर दें। अगर इनके बीच में क्रॉस होता है तो क्या मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस हुआ तो क्या मिलेगा अपन को, म्यूल बनेगा, खच्चर आपने देखा भी होगा। ऐसे हिनी भी होती है, हिनी अगर फीमेल डंकी और मेल हॉर्स कर दें तो क्या हिनी बनती है। ये बात समझ में आ गई आपको। एक टाइगर लोयन का बता दूं आपको, टाइगर और टाइगर की स्पेलिंग गलत है कोई ना, TIGR, टाइगर और लॉयन, इनके बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, लाइगर बनेगा, क्या बनेगा, लाइगर बनेगा, ठीक है। तो ये भी होता है। चलो अब आपको ये जो आपने पढ़ा है अभी तक उसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता दूं, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने यार, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी पढ़ के वही है। अगर आपको बोले कि प्योर लाइंस डेवलप करानी है तो क्या मेथड यूज करेंगे, अब अगर आपको बोले कि प्योर लाइंस डेवलप करवानी है, आपको प्योर लाइंस डेवलप करवानी है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, तो भाई इन ब्रीडिंग बोल देना। क्या बोल देना, इन ब्रीडिंग। अभी बताया था मैंने आपको कि आपको प्योर लाइन चाहिए किसी भी एनिमल की तो आपको इन ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। बेस्ट फॉर बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी, किसी की बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है तब कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो मैंने कहा आउट क्रॉसिंग, अभी बता चुका हूं, बस उनको बॉक्स में लिख दिया निकाल के। तो बेस्ट फॉर बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिनकी बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उनके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, आउट क्रॉसिंग। डिजायरेबल क्वालिटीज अगर आपको चाहिए, अगर आपको डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए तो क्या करवाना पड़ेगा, इंटरकास्ट मैरिज करानी पड़ेगी, वो कौन है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर बात करेंगे अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये क्या है जी, आर्टिफिशियल, इसकी बात कर लेते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, क्या है ये, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है जिसके अंदर, उसकी बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो सिलेक्टेड मेल, एक अपन मेल सिलेक्ट करेंगे, अपन एक क्या करेंगे, मेल को सिलेक्ट करेंगे जो कैसा होगा, सुपीरियर होगा। ऐसा कि नहीं अरे गरे मेल को सिलेक्ट कर लिया, मान लें अपन गाय और सांड की बात करें तो अपन एक सांड लेके आएंगे, लेकिन सांड बढ़िया क्वालिटी का लेके आएंगे यार, सांड क्या है, बढ़िया क्वालिटी का लेके आएंगे। ऐसा ही नहीं कि कोई रास्ते में चल रहा था उसको उठा लिया, ना ना ना, बढ़िया क्वालिटी का सांड होना चाहिए, इतनी मेहनत करें तो बढ़िया क्वालिटी का सांड। तो अपन एक मेल सेलेक्ट करेंगे, तो सुपीरियर मेल होगा, एक सुपीरियर मेल होगा, उसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने, उसको लेके आए अपने जो एक्सपेरिमेंट का जो एरिया वहां पर लेके आ गए जी। फिर क्या करेंगे अपन, उसका सीमन कलेक्ट करेंगे, उस मेल का क्या करेंगे अपन, सीमन कलेक्ट करेंगे। कर लिया जी सीमन कलेक्ट, मेल था अपने पास में, मेल का अपने सीमन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने पास सीमन तो आ गया, अब अपने पास में दो ऑप्शन होते हैं, अपने पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको हैंड टू हैंड, हाथों हाथ उसी टाइम पर क्या कर दो, इमीडिएटली क्या कर दो, फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दो। अपन ने क्या, मेल अपन लेके आ गए थे, मेल के हिस्से अपन क्या ले लिया, सीमन तो ले लिया, अपने पास सीमन तो आ गया जी। अब अपने पास में दो ऑप्शन है, या तो अपन क्या करें, अपने पास वही फीमेल है, जहां पर मेल था वही फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या करें अपन, हाथों हाथ हैंड टू हैंड इमीडिएटली अपन क्या कर देंगे, उसके अंदर उसकी रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या ऑप्शन है भाई, अब मान लो अपने जो काम एक्सपेरिमेंट का जो काम हो कहाँ, राजस्थान के अंदर है मान लो, है ना, और अपन को चाहिए वो यूपी के अंदर, फीमेल क्या है अपनी यूपी के अंदर, मेल अपना जो एक्सपेरिमेंट का जो एरिया था वो कहाँ, अपना राजस्थान के अंदर है, ठीक है। वहां से अपन ने सीमन कलेक्ट कर लिया। अब फीमेल कहाँ है, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अलग अलग जगह पर है ना, पंजाब के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मतलब ठीक है, जिसके नाम याद आ रहे हैं वो बोल रहा हूँ। दिल्ली के अंदर तो नहीं होती गाय वैसे, है ना, तो वहां को मतलब नहीं है। चलो हाँ, तो ये मेल है, इससे अपने सीमन निकाल लिया। अब अलग अलग जगह पर फीमेल है जी, अलग अलग जगह पर फीमेल है। अब अगर अपने पास में है तो अपन हाथों हाथ उसको अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग, अब उसका ब्रीडिंग टाइम भी अलग अलग होता है यार, है ना, फीमेल का ब्रीडिंग टाइम भी अलग अलग होता है, तो उस टाइम पर तक अपन को वो रखना है, सीमन रखना है। सीमन तो अपने कभी भी निकाल सकते हैं, मेल का सीमन तो अपने कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन फीमेल का ब्रीडिंग टाइम तो होता है ना कि इस टाइम पर वो ब्रीड करना चाहती है, तो उस टाइम पर अपन क्या करेंगे, उसको उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भेज सकते हैं। ऐसे ही अगर फीमेल कहीं और है, ठीक है, और कोई दूसरे जगह पर है, उस जगह पर भी अपन को भेज सकते हैं उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, उस सीमन को क्या कर लेंगे, फ्रोजन कर लेंगे फ्रोजन। या तो सीमन को अपन यूज कर सकते हैं, इमीडिएटली यूज कर लो भाई, आपके पास फीमेल है और फीमेल क्या है भाई, ब्रीडिंग टाइम चल रहा है उसका, और अपने पास मेल है, मेल का सीमन निकाला उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उसका ब्रीडिंग टाइम नहीं चल रहा, ठीक है, 2 महीने बाद ब्रीडिंग टाइम आएगा, या फिर अपने को और भी जगह भेजनी है उसको, सीमन को और भी जगह भेजना है, अब अपन इतना बिजनेस कर रहे हैं तो अपन और भी जगह भेजेंगे भाई सीमन को, है ना, एक जगह पर काम रखना नहीं है अपन को।
तो और जगह भेजेंगे तो क्या करेंगे, उसको उस सीमन जो अपने निकाला उसको फ्रोजन कर लेंगे। अपन क्या कर लेंगे, फ्रोजन कर लेंगे। फिर फ्रोजन करके अपन क्या कर देंगे, उसको भेज देंगे, अलग अलग जगह पर भेज सकते हैं। 2 महीने तक अपन रखा, 2 महीने बाद इस फीमेल का क्या है, ब्रीडिंग टाइम आया, तो अपन क्या कर देंगे, उसको इंजेक्ट कर देंगे। आपने जो गांव से या फिर जो पशु रखते हैं उनको एक बात पता है, क्या पता है कि जैसे ही ब्रीडिंग टाइम आता है फीमेल का, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, कॉल करते हैं वेटनरी डॉक्टर को कि भाई साहब का क्या है, इंजेक्शन लगाना है, उसको सुई भरना बोलते हैं ना, सुई भरना बोलते हैं, तो आपको करना है, ठीक है। तो डॉक्टर आता है और क्या करता है, ये जो फ्रोजन सीमन लेके आता है, सीमन कहाँ से मिलता है उसको, फ्रोजन सीमन जो है वो लेके आता है वो डॉक्टर, ठीक है, किसी सिलेक्टेड मेल का होगा वो सीमन, ठीक है। वो सीमन जो है उसको इंजेक्ट करता है और जो फीमेल है वो क्या हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है, इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आजकल ऐसा चल रहा है भाई कि देखो फीमेल का जो मेल है ना, जो काऊ की बात करें, गाय के अंदर जो मेल है, सांड है ना, उसका इतना यूज है नहीं, है ना। पहले के टाइम पर क्या होता, बैल को अपन यूज कर लेते थे, किसमें, हल के लिए काम में ले लेते थे, बैलगाड़ी होती थी उनके काम में ले लेते, अलग अलग पर्पज थे। लेकिन आजकल देखो हल जो वो किससे जोतते हैं, ट्रैक्टर से, ठीक है, ट्रैक्टर आ गए, बैलगाड़ी की जगह भी ट्रैक्टर को यूज में लेने लग गए, तो अलग अलग प्रोसीजर है ना, तो अब वो सारी चीजें बंद हो गई, इसलिए मेल का इतना कोई यूज है नहीं, ठीक है। मेल का घर पे रखने का कोई यूज है नहीं, मेल घर पे लोग रख नहीं सकते, क्योंकि यार ये मैंने आपको बता दिया लास्ट लेक्चर के अंदर कि पशु को रखना बहुत ही महंगा प्रोसीजर है ना, बहुत ही महंगा, मतलब वो खाना भी बहुत महंगा खाता है, फिर उसको अलग, उसकी डाइट भी अलग अलग सकती है ना। जो दूध वाली जो गाय भैंस होती है उनको क्या है, एक अलग से डाइट देनी पड़ती है, जो जब दूध निकाल रहे हैं उससे पहले अलग से डाइट देनी पड़ती है, जो काफ़ी महंगी आती है, जिसको खल बोलते हैं ना, इसको आप लिख देना, कॉटन सीड केक लिखना, काफ़ी महंगा आता है वो, है ना। तो वो कॉटन सीड केक खिलाना पड़ता है इनको, केक, ठीक है, वो केक खाती हैं तो बढ़िया दूध देती हैं, ठीक है। तो वो एक महंगा प्रोडक्ट आता है, तो वो खिलाना पड़ता है ना, वरना दूध नहीं देंगी वो, अच्छा दूध नहीं देंगी, तो इसको मेंटेन करना काफ़ी महंगी प्रोसेसर है। तो इसलिए वो जो मेल है जो किसी काम के नहीं रह गए अब, ठीक है, किसी काम के नहीं रह गए, तो इसलिए उन मेल को घर पे तो रख नहीं सकते, बाहर निकाल लेंगे, उनको बाहर निकालना पड़ता है, आवारा छोड़ना पड़ता है फिर, ठीक है। इसलिए जो आवारा जो पशु की समस्या है वो इसी वजह से है। कुछ गाय जो वो दूध देना बंद कर देती है उनको निकालना पड़ता है फिर, क्योंकि कितने कितने दिन आदमी, देखो फार्मर आदमी है, अब जो कोठी बंगले वाले लोग हैं वो बोल सकते हैं, कि ये इतने दूध दिया तब तक रख सकते हैं, उसके बाद नहीं रखते, तो भाई तू रख लेना उसको, तू रख ले, क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और एक फार्मर के लिए यार, जब उसके कोई इनपुट नहीं आ रहा, उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है फार्मर के लिए ना, उसके लिए वो रोजी रोटी वही है ना, तो वो फिर उनको निकाल देता है। इसीलिए आवारा पशु की जो समस्या वो आ जाती है। ऐसे ही जो मेल है, पहले उनके बैलगाड़ी के रूप में काम ले लेते थे, हल जोतने का काम ले लेते थे, तो उनको रखते थे, लेकिन अब वो काम है नहीं, ठीक है, ट्रैक्टर से सारे काम होने लगे, तो उनको फिर निकाल देते हैं बाहर, तो वो आवारा पशु के रूप में काम, वो घूमते रहते हैं बाहर रोड पर, है ना। तो इस वजह से कुछ ऐसे काम करने लगे जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या है, कुछ सीमन ऐसा आता है जो जिससे पता, पहले से पता कि इससे सिर्फ फीमेल ही होगी, इससे क्या होगी, सिर्फ फीमेल होगी, तो वो डॉक्टर आता है ना, क्या उसको बोला कि भाई फीमेल, ठीक है, तो वो फीमेल का ही इंजेक्ट करता है, ठीक है। सीमन जो है वो ऐसा इंजेक्ट करता है जैसे फीमेल ही बनती है, फीमेल ही बनती है, ठीक है। अब फीमेल ही बनेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फीमेल बनेगी तो उसको बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो भी प्रेग्नेंट होगी, फिर वो भी दूध देने लग जाएगी, तो उसको क्या रख सकता है इंसान। लेकिन अगर वो बार बार मेल होता रहता है, बार बार नेचुरल प्रोसेस करेंगे, नेचुरल प्रोसेस करते हैं, तो फिर पता नहीं भैया, वो तो 50-50 चांसेस है कि मेल होगा कि फीमेल होगी। लेकिन अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, उसमें आदमी अपने कंट्रोल रहता है, उसमें कंट्रोल में रहेगा कि अपन फीमेल चाहते हैं तो फीमेल भी हो सकती है, कि अपन को सिर्फ फीमेल ही चाहिए, अपन को गाय ही चाहिए, अपन को सांड वांड नहीं चाहिए, ठीक है, तो फीमेल भी आ सकती है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा ये टेंशन कम हो जाती है कि यार फीमेल हो गया तो उसको फिर छोड़ना पड़ेगा। देखो सच बात होता हूँ, जो किसान होते हैं उनको दुख होता है कि जब मेल हो जाता है ना, उनको दुख होता है कि यार अब ये मेल हो गया, फीमेल हो जाती तो बढ़िया रहता कि अपन उसको रख सकते थे, लेकिन अब फीमेल होगी तो उसको यार बाहर निकालना पड़ेगा, और उनको दुख होता कि यार अपना जो एक पशुधन वो बाहर घूमता रहेगा, ऐसे बिना खाने के ऐसे घूमता रहेगा, तो उनको दुख होता, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता फिर। चलो ये बातें हो गई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। फिर बात करें MOET की बात कर लेते हैं, MOET की बात कर लेते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। MOET की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसके अंदर, ये फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट, हर्ड इंप्रूवमेंट मतलब यहां पर किसी एक बच्चा नहीं बनेगा, यहां पर एक बछड़ा बछड़ी नहीं बनेगा, ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, एक झुंड बनेगा, एक ही फीमेल से एक बहुत बड़ा झुंड बनाएंगे अपन एक टाइम पर। कैसे बनाएंगे, आज उसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी है। सुपीरियर काऊ लेके आएंगे अपन, क्या लेके आएंगे, एक सुपीरियर गाय लेके आएंगे, ऐसे नहीं कोई घूम रही है बाहर उसका बात नहीं करेंगे, एक बढ़िया क्वालिटी के अपन क्या लेके आएंगे, गाय लेके आएंगे। ले आए जी,
अब अगर उस गाय को अपन क्या करवाएं, फर्टिलाइज करवाएं, ठीक है, प्रेगनेंसी चलेगी उसकी, 9-10 महीने प्रेगनेंसी चलेगी, उसके बाद में उसके बच्चा होगा। कितने बच्चे हुए जी? एक बच्चा हुआ। 10 महीने अपन ने वेट किया, 10 महीने अपन ने वेट किया, बच्चा कितना हुआ? एक हुआ जी। कोई फायदा हुआ इस चीज का? कोई फायदा हुआ? 10 महीने वेट करने के बाद में एक बच्चा हो रहा है। तो जो साइंटिस्ट है वो क्या किया, उन्होंने एमओईटी जो प्रोसेस है उसको निकाला, ठीक है, उस प्रोसीजर को निकाला। ये जो प्रोसीजर चलती है, ये सारी जो एक्सपेरिमेंटल एरिया वहां पर चलते हैं, जो नॉर्मल फार्मर है वो नहीं करता है ना। ये जो प्रोसीजर है नॉर्मल फार्मर, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ये करवाता है वो डॉक्टर आके, ठीक है, उसके पास में पहले से फ्रोजन सीमन होते हैं, उसके बाद में वो करवाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एमओईटी है ये खुद नहीं करता, फार्मर खुद नहीं करता ना। तो सुपीरियर काऊ है, सुपीरियर काऊ है, उसको लेके आएंगे, सुपीरियर काऊ लेके आए, लेकिन अपन 9-10 महीने तो वेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अपन, सुपीरियर काऊ लेके आए और उसके हार्मोन का इंजेक्शन लगा देंगे। गाय लेके आए, उसको एक हार्मोन का इंजेक्शन लगा देंगे। कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे? वो हार्मोन जिसमें एफएसएच जैसी एक्टिविटी हो। एफएसएच जो हार्मोन है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके जैसी एक्टिविटी वाला हार्मोन अपन लगवा देंगे, ठीक है। गाय लेके, सुपीरियर गाय है वो, सुपीरियर काऊ है, इंजेक्शन लगाएंगे किस, कौन सा? एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन वाला क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे। ये इंजेक्शन जैसे ही लगाएंगे तो ये सुपीरियर काऊ है कितने एग रिलीज करेगी? 6 से 8 एग रिलीज कर देगी जी। अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाते, वो नॉर्मल प्रोसीजर से चलते, नॉर्मल प्रोसेस से चलते, तो अपने पास में कितने एग आते? एक एग आता, एक अंडा आता, एक ही एग बनता। लेकिन ये मैंने इंजेक्शन लगा दी तो एग की जगह कितने एग आएंगे? 6 से 8 एग आ गए, ठीक बात है। अब इन 6 से 8 एग की क्या कराएंगे अपन? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन भी किससे करवाएंगे? जो सुपीरियर मेल होगा, ऐसे एरा गैरा मेल नहीं, सुपीरियर मेल लेके आएंगे, उससे क्या करवाएंगे? फिर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। ये 6 से 8 एग को अपन करा दिया, फर्टिलाइज करवा दिया। अगर एक एग होता तो एक ही बच्चा बनता, लेकिन अब 6 से 8 एग है तो कितने बच्चे बनेंगे? 6 से 8 ही बच्चे बनेंगे जी, ठीक है। जैसे ये 6 से 8 एग जो है वो फर्टिलाइज हो गए, उसके बाद में 8 इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है ना। तो जैसे ही ये 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंचेगा ना, अब 8 बच्चे बनेंगे अलग अलग। जैसे ये 8 से 32 सेल की स्टेज में 8 अलग अलग जगह पहुंच जाएंगे ना, मान लो ये 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 क्या है, ऐसे वाले 8 है ना, 8 क्या है यहाँ पर 9 बन गए ना, कोई दिक्कत नहीं, 8 बन गए। ये 8 क्या जाइगोट है, इनमें डिवीजन होगा। अब जैसे ये एक क्या है 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंचा, ये भी 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंचेगा, 8 से 32, ठीक है। ऐसे मतलब एक ही बात कर लेते हैं, ये 8 से 32 पहुंचा, ऐसे ये भी 8 से 32 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे 8 जो है ना, वो सारे 8 से 32 साल की स्टेज में जैसे ही पहुंचेंगे तो अपन क्या करेंगे, अब भाई फीमेल जो है वो 8 बच्चे तो नहीं रख सकते अपने, ठीक है, अपनी वोम में 8 बच्चे तो नहीं रख सकती, तो क्या करेंगे अपन, रिकवर करेंगे उनको, नॉन सर्जिकली अपन बाहर निकालेंगे। सारे 8 जो है उसके पेट में बन रहे थे, उनको वोम में बन रहे थे, उन सबको अपन रिकवर करेंगे, बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नॉन सर्जिकली। अब वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा, कंफ्यूज करेगा आपको, सर्जिकली बोलेगा, आपको क्या बोलेगा? सर्जिकली अपन बाहर निकालते हैं, लेकिन आप डिटेल रहना कि नॉन सर्जिकली उनको रिकवर करते हैं। वापस बोल रहा हूं कि जो 8 से 32 सेल की स्टेज में जैसे ही पहुंचेंगे वो सारे, तो उनको क्या करेंगे अपन? नॉन सर्जिकली बाहर निकालेंगे, नॉन सर्जिकली बाहर निकालते हैं, नॉन सर्जिकली, वापस बोल रहा हूं, नॉन सर्जिकली बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल क्या करेंगे भैया उनका, फिर क्या करेंगे अपन? गाय पकड़ के लाएंगे, सरोगेट मदर्स जो है उनके अंदर ट्रांसफर करेंगे, सरोगेट मदर्स के अंदर उन सबको ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? बाहर अपन ने गाय पकड़ के ले गए, ठीक है। अब उन गाय का कोई मतलब नहीं कि वो सुपीरियर होनी चाहिए, कैसी भी होनी चाहिए, ठीक है। अपन को सिर्फ गाय से मतलब है कि भाई जो वो वोम के अंदर रख सकती हो, ऐसी गाय चाहिए अपन को जो वोम के अंदर उन बच्चों को रख ले, ठीक है। अब अपन क्या है, 8 गाय पकड़ के लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि गुण जो है वो सारे सुपीरियर काऊ के और सुपीरियर मेल के आएंगे, ठीक है। अब गाय जो वो सिर्फ रखती है, उसका ध्यान रखती है, बाकी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपन 8 गाय पकड़ के लेके आए, ठीक है। 8 गायों के अंदर क्या किया अपन ने, जो यहाँ पर से नॉन सर्जिकली अपन ने रिमूव किया था, रिकवर किया था, उनको अपन क्या कर देंगे, उनके अंदर डाल देंगे। वो जो 8 गाय पकड़ के ले, एक के अंदर एक डाल दिया, एक के अंदर एक डाल दिया, एक के अंदर एक डाल दिया, तो क्या बन गई? सरोगेट मदर बन गई। क्या बन गई? सरोगेट मदर बन गई। तो फिर क्या है, ये जो 8 के अंदर क्या है, 8 बच्चे बनेंगे। 8 गाय से क्या बनेंगे? 8 बच्चे बनेंगे। गुण सारे ये सुपीरियर काऊ के आएंगे उनके अंदर, उन 8 का कोई रोल नहीं है, गुणों के अंदर कोई रोल नहीं है। जो बच्चा बनेगा उसके अंदर उनका कोई गुण नहीं आएगा, सिर्फ ये सुपीरियर काऊ है और सुपीरियर मेल, इनके ही गुण आएंगे। तो अपन ने एक बार में कितने बच्चे बना लिए? 8 बच्चे बना लिए जी, ठीक है। 9-10 महीने में एक बच्चा नहीं, 8 बच्चा बनेगा इसी सुपीरियर काऊ का, ठीक है। अब जैसे ही है ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई तो ये सुपीरियर काऊ वापस रेडी हो गई, वापस से तैयार होगी, वापस इसमें अपन क्या हार्मोन जैसा इंजेक्शन लगाएंगे, वापस से एग निकालेगी, वापस से प्रोसेस चलेगी, वापस अपन वो 8 गाय पकड़ के लाएंगे, उसमें डाल दिया तो कितने हो गए? 16, ठीक है। वैसे अपन वापस एक राउंड चलेगा, वापस आ जाएगी, कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा।
ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अपन 10 महीने में पता नहीं एक साथ में कितने बच्चे जो हैं वो पैदा करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे सुपीरियर क्वालिटी के बच्चे पैदा करवाते हैं, किससे, MOET से बच्चे पैदा करवाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये बातें अपन ने कर ली किसकी, एनिमल हस्बेंड्री की बातें सारी अपने डिटेल में कर ली। इसके बाद अपन बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की, जो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब के देखे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।